हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूक्लियन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम हेलोएल्केन हेलोरीन्स का थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 और उस पे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। एग्जैक्टली आज के वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये वो टॉपिक है जो काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके अलावा कन्वर्जंस और बेसिक प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोस इसी चैप्टर के अगर आपने नहीं देखे हैं तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो, बहुत काम आएगा। उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करना। तो दोस्तों, रिवीजन सीरीज की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए आज ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के वीडियो की शुरुआत होना है कॉन्सेप्ट नंबर 4 और उसके सभी टॉपिक, और फिर आएंगे क्वेश्चंस पे। और गारंटी के साथ एक बात बोल रहा हूं, ये वीडियोस में जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, आपको बोर्ड में कुछ नया मिलने नहीं वाला है। बिल्कुल कवर कर लोगे आप सारी चीजें। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में आती हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस, जिसमें हम कन्वर्जन भी पढ़ेंगे और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। बहुत काम आने वाला है आपके। सबसे पहले बात कर रहा हूं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। यार, ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, रेडिएशंस। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमें बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स कवर करना है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की शुरुआत जो होती है ना, वो होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की शुरुआत होती है प्लेन पोलराइज लाइट। एक बात बताओ, नॉर्मल लाइट क्या है? नॉर्मल लाइट का मतलब एक ऐसी लाइट जैसे आप ट्रांसफर करते हो ना, तो उसके वाइब्रेशंस सभी डायरेक्शन में है, वो कहीं भी जाती है, कुछ फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल लाइट की, तो एक नॉर्मल लाइट जो है उसके डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। ये तो हो गई है नॉर्मल लाइट। अब हमने क्या करा, इस नॉर्मल लाइट को पास करा एक प्रिज्म से, और ये प्रिज्म है निकोल प्रिज्म। दिस प्रिज्म इज निकोल प्रिज्म मेड अप ऑफ CaCO3। CaCO3 का बना हुआ है। और जैसे ही आपने प्रिज्म से पास करा तो ये नॉर्मल लाइट जो किसी भी डायरेक्शन में भाग रही थी, अब इसके वाइब्रेशंस फिक्स हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। इट वाइब्रेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ फिक्स डायरेक्शन। और अब ये लाइट जिसके वाइब्रेशंस डायरेक्शन फिक्स हो गया, इस लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए प्लेन पोलराइज लाइट उसकी जान है, इसके बिना ये टॉपिक है ही नहीं। प्लेन पोलराइज लाइट से ही चेक करा जाता है कि यार कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा दे। मान लो ये कंपाउंड है, ये मार्कर एक कंपाउंड है, इससे प्लेन पोलराइज लाइट आकर टकराती है और विदाउट मूवमेंट ट्रांसफर हो जाती है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर ये ब्लू कलर का पेन, ये दूसरा कंपाउंड है, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट टकराती है, स्ट्राइक करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चली जाए, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऐसे ही कंपाउंड्स को हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है। तो मान लो कि ये जो लाइट है ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्ट्राइक कर गई, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्ट्राइक करके या तो इसका मूवमेंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज या इसका मूवमेंट हो सकता है क्लॉकवाइज। अगर लाइट का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो इसे लीवो रोटेटरी कहेंगे, और राइट साइड क्लॉकवाइज होता है तो डेक्स्ट्रो। अभी कुछ नहीं लिखना, ना लीवो लिखना है ना डेक्स्ट्रो लिखना है। फिलहाल आपको जो देखना है वो आपको बस ये देखना है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक में बड़े एग्जाम्पल्स लिखना है, स्पेस ज्यादा चाहिए रहेगा, मुझे रब करना पड़ेगा। आप फिलहाल इतना नोट कर लो, एक प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? नॉर्मल लाइट हैविंग वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, बट व्हेन नॉर्मल लाइट पास थ्रू निकोल प्रिज्म, इट कन्वर्ट इनटू प्लेन पोलराइज लाइट
विच इज हैविंग वाइब्रेशन इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो दोस्तों इसे जल्दी से नोट करो, बना लो। अगले टॉपिक के लिए मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, मैं सिर्फ करने वाला हूं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देखो प्लेन पोलराइज लाइट तो बेस है यार, लेकिन इस बेस पे आगे जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। प्लेन पोलराइज लाइट हमें समझ में आ गया, ऐसी लाइट जिसका वाइब्रेशन सिंगल डायरेक्शन में हो। नाउ व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, दे मस्ट कंटेन किरैल कार्बन। इनमें किरैल कार्बन होना चाहिए। नाउ व्हाट इज किरैल कार्बन, मैं आपको बताने वाला हूं। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनएनशियोमर्स होते हैं। अब ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं, सीधी डेफिनेशन है, 12th बोर्ड की, बहुत बार पूछा है। राइट अ नोट ऑन इनएनशियोमर्स, तो मैं आपको सब समझा रहा हूं। सबसे पहले आते हैं किरैल कार्बन। किरैल कार्बन का मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर कार्बन के चारों बॉन्ड, ऑल 4 बॉन्ड फॉर्म्ड विथ डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, अगर कार्बन के 4 बॉन्ड 4 डिफरेंट एटम्स या 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ते हैं तो उसे हम किरैल कार्बन बोलते हैं। मतलब एक ऐसा कार्बन विच इज बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप लाइक ए, बी, एक्स, वाई। तो मैं आपको बता रहा हूं, दिस कार्बन इज कंसीडर एज, ये वाला जो कार्बन है ये किरैल कार्बन है। और किरैल कार्बन वाला कंपाउंड कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होता, दे आर एसिमेट्रिक। तो ये हमेशा होते हैं, दे आर एसिमेट्रिक कंपाउंड। एंड जो एसिमेट्रिक है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जो एसिमेट्रिक है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर किसी कार्बन के बॉन्ड 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से जुड़े हैं तो वो कार्बन किरैल कार्बन है। एंड दिस एंटायर कंपाउंड इज कंसीडर एज किरैल कंपाउंड। किरैल कंपाउंड आर एसिमेट्रिक एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब किरैल कंपाउंड तो समझ में आ गया। किरैल कंपाउंड होगा तभी एनेंशियोमर होगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, क्या ये सेंट्रल कार्बन किरैल कार्बन है? तो आपका आंसर आएगा डेफिनेटली ये किरैल कार्बन है, बिकॉज दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। ऊपर COOH है, राइट साइड OH है, नीचे CH3 और पीछे हाइड्रोजन है। दिस कार्बन इज किरैल कार्बन। किरैल कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड डेफिनेटली एसिमेट्रिक होता है। और किरैल कार्बन वाले कंपाउंड को जब आप मिरर में देखते हो तो ये ओरिजिनल इमेज है, इसकी मिरर इमेज इससे अपोजिट होगी। कैसे अपोजिट होगी मैं आपको बता रहा हूं। देखो यार, इन्हें ऊपर नीचे वाले को तो अपोजिट नहीं करेंगे, लेकिन जो राइट साइड OH दिख रहा है वो मिरर इमेज में लेफ्ट साइड आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन दिख रहा है वो राइट साइड आ जाएगा। तो अगर मैं मिरर इमेज को ओरिजिनल पे रखता हूं तो ओरिजिनल इमेज उससे कवर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मैं अपने हाथ को मिरर में देखता हूं तो उसकी इमेज ऐसी आएगी, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज को जब मैं ओरिजिनल पे रखता हूं तो ओरिजिनल इमेज ढक नहीं रही है, सुपर इंपोजेबल नहीं हो रही है। ऐसे कंपाउंड जिनकी ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजेबल हो, ओरिजिनल एंड मिरर इमेज आर नॉन सुपर इंपोजेबल, ऐसे कंपाउंड जिसकी ओरिजिनल और मिरर इमेजेस डिफरेंट हो तभी वो नॉन सुपर इंपोजेबल होती हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें किरैल कार्बन भी होता है उन्हीं को हम कहते हैं इनएनशियोमर्स। Enantiomers are those compounds which contain chiral carbon. Their original and mirror images are non-superimposable. Therefore, they are called enantiomers, and the phenomena is known as enantiomerism. इस प्रोसेस को enantiomerism कहते हैं। तो मेरे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। enantiomer में आप जब डेफिनेशन लिखोगे तो आप यही लिखना कि they contain chiral carbon, they are asymmetric, Their original and mirror images are non-superimposable. सिंपल सी बात है, ये टर्म बहुत काम आने वाली है, non-superimposable। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं काफी कम उसमें कम स्पेस में मैं आपको कवर करवा दूंगा।
क्या इसमें किरैल कार्बन है? बिल्कुल किरैल कार्बन है। इट मींस क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये लाइट को रोटेट कराएगा कहां, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो मैं आपको बता रहा हूं लाइट का रोटेशन बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल कार्बन दैट इज किरैल कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स को देखो। लाइट का मूवमेंट जब होता है तो लीस्ट एटॉमिक नंबर वाले एटम से हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले एटम की तरफ जाता है। लीस्ट है सबसे कम एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, चलो इसे नंबर 1 दे देता हूं। इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन का है, ऊपर भी कार्बन है नीचे भी कार्बन है। प्रॉब्लम आएगी कि सर नंबर 2 किसे दें? तो नंबर 2 ऊपर वाले कार्बन को देंगे, बिकॉज व्हेन फर्स्ट एटम इज सेम देन वी कंपेयर सेकंड एटम। तो ऊपर सेकंड एटम O है और नीचे सेकंड एटम H है, तो नंबर 2 इसे दे देते हैं। और नंबर 3 सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला ऑक्सीजन है। तो लाइट कहां से रोटेट होगी? 1 2 3। सिंपल है। क्या ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है? तो डेफिनेटली क्लॉकवाइज है। इसे हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डिनोटेड बाय D या फिर प्लस, स्मॉल d लगाओ कैपिटल सब चलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहां पर देखूं तो लीस्ट एटॉमिक नंबर वाला जो है वो हाइड्रोजन है, दैट इज नंबर 1। उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला कार्बन है, तो ऊपर भी C नीचे भी C। व्हेन फर्स्ट एटम इज सेम देन वी कंपेयर सेकंड एटम। सेकंड O है नीचे H है, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला O है। फिर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला O है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है कार्बन के। तो हम जब देखेंगे तो लाइट रोटेट होगी फ्रॉम 1 to 3, और इसे हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को बोलते हैं लीवो रोटेटरी, डिनोटेड बाय L या माइनस। या तो आप L से डिनोट करते हो या फिर माइनस से डिनोट करते हो। तो मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। आप जब इसे एग्जाम्पल में लिखते हो, यही एग्जाम्पल उठा के किरैल में भी लिख दोगे चलेगा, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। अगर किरैल नहीं है तो एनेंशियोमर भी नहीं है। आप इसे नोट कर सकते हो। पढ़ाई को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उस पर मेहनत करना एक टीचर का काम है, और मैं वही कर रहा हूं। मैं सारी चीजों को एक कॉन्सेप्ट से आगे तक के कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। पहले हमने सीखा था और प्लेन पोलराइज्ड लाइट, चलिए वो थोड़ा अलग था। फिर उसके बाद आता है किरैल और एनेंशियोमर्स कनेक्टेड हैं, और इसी तरह एनेंशियोमर से भी कनेक्टेड है रैसेमिक मिक्सचर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक भी टर्म डेफिनेशन नहीं छोड़नी है। देखो यार होता क्या है, ये लैक्टिक एसिड दिख रहा है आपको, दिस इज लैक्टिक एसिड। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट देयर एक्टिविटीज इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साला दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। वन शोज एक्टिविटी टुवर्ड्स राइट दैट इज डेक्स्ट्रो, अदर वन शोज एक्टिविटी टुवर्ड्स लेफ्ट दैट इज लीवो। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर मान लो मैं एक मिक्सचर तैयार करता हूं जिसमें 50% लीवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड ले लेता हूं, this compound 50% and this compound 50% which is dextro। दोनों अपोजिट नेचर के हैं। डेक्स्ट्रो 50 ले रहा हूं, लीवो 50 ले रहा हूं। तो दोस्तों जब दोनों को बराबर क्वांटिटी में लोगे तो जो मिक्सचर तैयार होगा वो मिक्सचर ना तो डेक्स्ट्रो बचेगा ना लीवो बचेगा, वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जिसमें इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो लिया जाता है, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रैसेमिक मिक्सचर। तो बेसिकली रैसेमिक मिक्सचर क्या है? एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर कंटेन इक्विमोलर डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड इन 50% एंड 50%। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हमने बराबर अमाउंट में 50% हमने लिया हुआ है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी इन इक्वल अमाउंट। ऐसा मिक्सचर कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दे आर डिनोटेड बाय क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो दोनों ही हैं तो DL या फिर प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। तो अगर कभी किसी एग्जाम में आ जाए ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लस माइनस लैक्टिक एसिड या व्हाटएवर जो भी कंपाउंड है,
प्लस माइनस दे दिया किसी कंपाउंड के नाम से पहले या डीएल दे दिया, इट मींस वो कंपाउंड है रैसिमिक मिक्सचर। आपको रैसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन लिख देनी है। 12th बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए, क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखना अभी आपको शीट में मिलेगा। 2-ब्यूटेनॉल प्लस माइनस, राइट अ नोट ऑन प्लस माइनस 2-ब्यूटेनॉल, या फिर Y प्लस माइनस 2-ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो प्लस माइनस दिख रहा है, मतलब ये प्लस मतलब डेक्स्ट्रो भी है, माइनस मतलब लीवो भी है, और इन दी एंड जहां डेक्स्ट्रो लीवो दोनों होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रैसिमिक मिक्सचर कहलाता है। तो दोस्तों यही का यही एग्जाम्पल फिर लिख देना है, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। आप इसे नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक नेक्स्ट पॉइंट और काफी स्पेशल पॉइंट जिसपे SN1 और SN2 दोनों बेस्ड हैं, वो पॉइंट क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट का नाम है इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। एग्जैक्टली इन्वर्जन का मतलब तो होता है अपोजिट, अपोजिट हो जाना। जैसे अगर ये पेन का कैप अभी लेफ्ट साइड है और ये आगे रिएक्शन करके ये पहुंच गया राइट साइड, दिस इज इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर ये पेन का कैप लेफ्ट साइड है, इसने रिएक्शन करा, प्रोडक्ट बनाया और अभी भी कैप लेफ्ट साइड ही दिख रहा है, दिस इज रिटेंशन। इन्वर्जन में चीजें अपोजिट हो जाती हैं और रिटेंशन में रिटेन रहती हैं। जहां पे जो एटम है, जो ग्रुप है, वो वहीं रहेगा, भले ही उसका अदर पार्ट निकला, कोई दूसरा आ गया। एग्जैक्टली क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है विच कंटेन किरैल कार्बन। आप खुद देखकर बताओ क्या ये कार्बन किरैल कार्बन है? आप देख सकते हो इस कंपाउंड में दिस कार्बन इज किरैल कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। लेफ्ट साइड एक अननोन ग्रुप है जिसे मैं X से डिनोट कर रहा हूं, राइट साइड H है, ऊपर C2H5 और नीचे है CH3। एग्जैक्टली मैं इसका सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम जानते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर ग्रुप निकलता है और दूसरा उससे ज्यादा एक्टिव वाला आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर X को निकालना चाहा, X को निकाल रहा हूं और उसकी जगह लेकर आ रहा हूं न्यू ग्रुप Y। X हटेगा और उसकी जगह Y आएगा, ये तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला बॉन्ड था, इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे X पहले जुड़ा हुआ था और अब इसी पर्टिकुलर बॉन्ड पर यहां पर पहले X जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे X की जगह Y आ गया। सारे एटम्स अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, कोई किसी की जगह चेंज नहीं हुई। दिस इज नोन एज रिटेंशन। तो गाइज ये हो रहा है रिटेंशन। ये जो आगे जो रिएक्शन चल रहा है ना यार, ये रिटेंशन कर रहा है, दिस इज रिटेंशन। चलिए आगे देखते हैं वन मोर लॉजिक। मैं X हटा रहा हूं, उसकी जगह Y ला रहा हूं, और एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर, हाइड्रोजन जो अभी तक मुझे RHS में राइट हैंड साइड दिख रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और जो X पर्टिकुलर हमारा निकला है उसकी जगह Y आना तो लेफ्ट पे चाहिए था, लेकिन उसकी जगह जो Y आ रहा है वो आ रहा है राइट साइड, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन राइट पे था, वो प्रोडक्ट में लेफ्ट पे आ गया। X लेफ्ट पे था, वो उसकी जगह आने वाला Y लेफ्ट की जगह राइट पर आ गया। दिस इज इन्वर्जन। तो यार ये इन्वर्जन हो रहा है, ये जो हो रहा है ना ये इन्वर्जन हो रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, रिटेंशन और इन्वर्जन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका नेचर अपोजिट होता है। अगर एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा डेफिनेटली लीवो होगा, अगर एक लीवो है तो दूसरा डेफिनेटली डेक्स्ट्रो होगा। मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन से अपोजिट नेचर वाले प्रोडक्ट बनते हैं। और अगर दोनों प्रोडक्ट 50% बना रिटेंशन वाला और 50% बना इन्वर्जन वाला, देन दिस प्रोसेस नोन एज रेसिमाइजेशन, बिकॉज 50-50 से रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा है वहां पर रेसिमाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर रेसिमिक मिक्सचर तैयार होता है। SN1 मैकेनिज्म जो आपने पढ़ा है ना, तो SN1 में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 में 50% डेक्स्ट्रो और 50% बनता है लीवो, अपोजिट नेचर वाले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनते हैं। तो SN1 में होता है रेसिमाइजेशन, और SN2 जो हमने पढ़ा है, SN2 में सिर्फ और सिर्फ होता है इन्वर्जन। आई होप आपको याद हो, उसका नाम था वेल्डेन इन्वर्जन।
तो गाइज अगर 50% ए वाला प्रोडक्ट बना, 50% बी वाला प्रोडक्ट बना, अकेला बी बन गया रिटेंशन, सिर्फ ए बना इन्वर्जन, लेकिन अगर दोनों 50-50 बने तो इस प्रोसेस का नाम रेसिमाइजेशन, क्योंकि 50-50 बनने में रेसिमिक मिक्सचर बनता है और रेसिमिक मिक्सचर का बनना कहलाता है रेसिमाइजेशन। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो आपको दिख रहा है 12th बोर्ड में इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, आप इसे नोट कर सकते हो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे जो आपके 12th बोर्ड के लिए क्वेश्चन बनाते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब करना यह है कि शीट देखो यार, क्वेश्चंस क्या बात है, शीट अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से फाइल डाउनलोड करो और आपके सामने शीट हाजिर है। और अगर नहीं समझ में आए तो मेरी बात सुन लेना, इनकेस अगर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगी तो आप नोट कर लेना, मैं बोलूंगा क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 और उसके बाद क्वेश्चंस। अब क्या करना है, बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक रिएक्शंस को अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के साथ ही करेंगे, डोंट वरी, इजी है। जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था वो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले करना यह है, आप क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन इस टॉपिक पे देखो तो आपको दिख रहा है, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन अकर्स विथ। SN1 और SN2 में क्या हो रहा है, 2 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है रेसिमाइजेशन। तो यार अभी मैंने बताया था आप सब लोगों को कि SN1 रिएक्शन जो है, SN1 में होता है रेसिमाइजेशन, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और 50% लीवो रोटेटरी होता है। ध्यान रखना, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट अगर बनता है तो वो 50% डेक्स्ट्रो होगा और 50% लीवो होगा, तो SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। ऑन दी अदर हैंड SN2 रिएक्शन जो है वहां पे होता है इन्वर्जन, जिसका हमने नाम रखा है वेल्डेन इन्वर्जन या वॉल्डेन इन्वर्जन, जो आप बोलना चाहो। तो आप नोट कर लेना ऐसे प्रॉपर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले टॉपिक में भी बताया था। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजी क्वेश्चन है जो बेसिक रिएक्शंस पे आता है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट केमिकल इक्वेशंस व्हेन इसमें पहला दिया हुआ है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। तो यार ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, ये सेकंड, इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। तो यार ये तो बच्चों वाली चीज पूछ ली। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करेगा, क्लोरीन की जगह, हेलोजन की जगह OH को शिफ्ट कर देगा, दे विल फॉर्म इथेनॉल प्लस KCl, तो ये बन गया इथेनॉल। सिंपल है। अब इसका नेक्स्ट बोला है क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पर अगर हेलोजन है तो हेलोजन होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, कहीं नोट कर लेना, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि लोन पेयर होता है ना हेलोजन पे। इसका रिएक्शन करा रहे हैं CH3COCl, जिसे हम लोग एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं, एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो गाइज ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेसिकली होता यह है कि आपने जो क्लोरोबेंजीन लिया है उस क्लोरोबेंजीन पर निकलेगा बॉन्ड, बॉन्ड निकला मतलब उस जगह से H निकल गया और वहां का H इस Cl को लेकर जाता है अपने साथ, बना देता है HCl, बच रहा है आपके पास COCH3। दिस COCH3 कंबाइन विथ क्लोरोबेंजीन एट ऑर्थो पोजीशन एंड देन it combines at para position। COCH3 या फिर बेसिकली CH3 is R और उसके साथ CO जुड़ रहा है। RCO का ऐड होना एसाइलेशन कहलाता है, RCO का ऐड होना एसाइलेशन कहलाता है। मैं आपको बताऊं COCH3 जुड़ने से एक कीटोनिक ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी हेलोजन से ज्यादा है, तो इसका नाम होगा 2-क्लोरो। बेंजीन विद COCH3 कहलाता है एसिटोफेनॉन,
क्लोरोएसिटोफेनॉन और ये कहलाएगा यार 4 क्लोरोएसिटोफेनॉन। तो भैया नोट कर लेना यार, इतना सा नाम लिख लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी शीट का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन जो है फॉलोइंग में 3 क्वेश्चन है, ए बी एंड सी। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोइरिन। हेलोइरिन की रिएक्टिविटी बढ़ाता है। तो मैं आपको समझा रहा हूं एग्जैक्टली क्या है ये। तो हेलोइरिन होता है जहां पर बेंजीन पर हेलोजन प्रेजेंट होता है। अब यहां पर मैंने ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, NO2 ग्रुप जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप होता है। NO2 ग्रुप अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है एंड शोज -I इफेक्ट। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे -I इफेक्ट होता है। क्या कहानी है, मैं आपको एग्जैक्टली पूरी कहानी समझा देता हूं। देखो क्या हो रहा है, NO2 ग्रुप जो है वो -I वाला ग्रुप है। -I वाले जितने भी ग्रुप होते हैं तो वो ग्रुप करते ये हैं कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स NO2 की तरफ जा रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैलोजन और इस कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उससे कम हो रहा है। हैलोजन और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होता जाएगा, उतना ही जल्दी हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन फास्ट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं NO2 के आने से इलेक्ट्रॉन्स NO2 की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन हैलोजन से कम हो रही है, जिससे कार्बन हैलोजन बॉन्ड वीक होकर स्पीड रिएक्शन करता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन हैलोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है एंड इट्स रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो दोस्तों बड़ी सीधी सी कहानी है यार, अगर एक NO2 रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है तो डबल NO2 आएंगे, ज्यादा बढ़ेगी रिएक्टिविटी। और अगर ट्रिपल NO2 आ गए तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इट मींस जितने -I वाले ग्रुप आते हैं उतनी ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी बढ़ती है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखो, नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, या वो पढ़ते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसी चीजें एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं और जब इन पे क्वेश्चन आता है तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान होने का 1% चांस भी नहीं छोड़ूंगा मैं सारी चीजें आपकी कवर करवाता जाऊंगा। आपको एक बात खुद से ऑब्जर्व करनी है और खुद के लिए ये बात फिक्स कर लेनी है कि यार कुछ भी हो मुझे डाइवर्ट नहीं होना है। अगर इन वीडियो से मुझे समझ में आ रही हैं चीजें, मैं अननेसेसरी डाइवर्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि आप जितना डाइवर्ट होते हो उतना आप अपने रिजल्ट को बिगाड़ रहे होते हो। आप एक सिंपल रास्ता फॉलो करो और उस रास्ते पे चलते जाओ, आपका रिजल्ट कभी नहीं बिगड़ेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। खुद पे यकीन रखना और जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप और मैं, हम लोग मिलकर जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत पे यकीन रखना, आपका रिजल्ट कभी नहीं बिगड़ेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहां पर सेकंड क्वेश्चन जो है, P-dichlorobenzene has higher melting point than ortho and meta isomer। देखो यार एग्जैक्टली क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन पे पैरा पोजीशन पे क्लोरीन आ जाता है, तो इसको बोलते हैं P डाइक्लोरोबेंजीन। अब अगर मैं क्लोरीन को ऑर्थो पोजीशन पे ऐड करूं, ये तो क्लोरोबेंजीन है, इस पे अपकमिंग क्लोरीन को ऑर्थो पोजीशन पे ऐड करूं या फिर मेटा पोजीशन पे ऐड करूं, तो इन दोनों के कंपैरिजन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। हमेशा पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उसके रीजंस हैं। पहला रीजन ये है, पैरा आइसोमर
पैरा आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा वाले से तो ज्यादा होता है। अब क्यों ज्यादा होता है इसका रीजन बता रहा हूं, बिकॉज पैरा आइसोमर इज हाईली सिमेट्रिक ड्यू टू इट्स सिमेट्री, ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से किसी भी क्रिस्टलाइन में ये परफेक्ट शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये नोट कर लेना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना और क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रॉपर शेप ऑक्यूपाई कर लेना, ये दो रीजन है। इट ऑक्यूपाई प्रॉपर शेप इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसकी वजह से पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कॉन्सेप्ट आप आगे किसी और चैप्टर में भी देखते हो। तो गाइज स्पेस कम है, मैं एक बार सी वाला पॉइंट पढ़ लेता हूं एग्जैक्टली क्या है। थायोनिल मेथड इज प्रिफर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। यार बहुत स्पेशल है, जगह की थोड़ी कमी दिख रही है बट कर सकते हैं हम लोग काम। एक काम करते हैं, यहां पे आंसर देखो यार, जहां चाह होती है वहां राह होती है, सुना ही हम लोगों ने, तो बस हम चाह रहे हैं सॉल्व करना तो करके रहेंगे इसी बोर्ड पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ये है कि थायोनिल क्लोराइड इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एग्जैक्टली होता है एल्कोहल ROH, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, इसे बोलते हैं हम लोग थायोनिल क्लोराइड। जब अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराया जाता है तो 2 क्लोरीन है, फर्स्ट क्लोरीन R को दे दो, सेकंड H को दे दो, तो बन जाएगा RCl प्लस HCl और फाइनली 1 ऑक्सीजन विद SO बना देगा SO2। यहां पर SO2 गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, HCl भी गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है प्योर क्लोरोएल्केन। दोस्तों इतनी आसानी से इतना प्योर हेलोएल्केन कभी नहीं मिलता, इसीलिए कभी भी आप अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाना चाहोगे ना तो बेस्ट मेथड है कि आप उसका यूज करोगे थायोनिल क्लोराइड का, बिकॉज इट गिव्स प्योर हेलोएल्केन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, लास्ट पॉइंट, दिस मेथड इज नोन एज डार्जन रिएक्शन। इसे डार्जन रिएक्शन कहते हैं। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाए व्हाट इज डार्जन रिएक्शन। तो इस वक्त आपके सामने इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स, 3 क्वेश्चंस हैं, A, B एंड C। तीनों के आंसर्स आपके सामने और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप नहीं करना है, आप नोट कर सकते हो। आपकी शीट का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, बड़ा स्पेशल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन-2-ऑल are difficult to separate by fractional distillation। 11th क्लास में डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सब हमने पढ़ा है। बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो चीजें सेपरेट हो सकती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। क्या अलग है? बॉइलिंग पॉइंट। ब्यूटेन-2-ऑल, ब्यूटेन-2-ऑल का फॉर्मूला होता है CH3CHOH C2H5, इसे हम लोग ब्यूटेन-2-ऑल बोलते हैं। चलिए इसका डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बनाते हैं बिकॉज वो जरूरी है हमारे लिए। तो मुझे ये वाला कार्बन जो दिख रहा है वो किरैल कार्बन नजर आ रहा है। दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन OH C2H5 एंड CH3, ये किरैल कार्बन है। अब हम लोगों ने एग्जैक्टली करा ये कि ये जो किरैल कार्बन नजर आ रहा है इसके बीच में मिरर लगा दिया। अब जब इस कंपाउंड की मिरर इमेजेस हम देखते हैं, मिरर इमेज देखेंगे इस कंपाउंड की, तो मिरर इमेज कुछ ऐसी हो जाएगी, OH H C2H5 एंड CH3। तो यार ये दोनों तो ब्यूटेन-2-ऑल हैं। ब्यूटेन-2-ऑल में ये है डेक्स्ट्रो D या प्लस से डिनोट करा जाता है और ये है लीवो L या फिर माइनस से डिनोट करा जाता है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को अगर मान लो दोनों 50-50 बन जाते हैं एक ही साथ, सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
दे नेवर सेपरेट बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट इज सेम। दोनों हैं तो एक ही कंपाउंड, भले ही वो डेक्स्ट्रो हो या लीवो। डेक्स्ट्रो लीवो होने से बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो डेक्स्ट्रो लीवो कंपाउंड इसीलिए सेपरेट नहीं होते हैं बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली सेम। तो मैं लिख देता हूं, दीज डिफरेंट आइसोमर्स of butanol never separated even after fractional distillation due to their नियरली इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों जो पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, जो आंसर है, वो आप पहले पूरा लिखोगे कि ब्यूटेन टू ऑल का डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर कभी भी सेपरेट नहीं होता, नेवर सेपरेटेड इवन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब इतना बड़ा काम कर लेंगे उसके बाद भी सेपरेट नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स इक्वल बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू इट्स नियरली इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप थ्योरी लिख दोगे उसके बाद नीचे आपके एग्जाम में आप इसको, इन दोनों स्ट्रक्चर को बना लोगे। ये ब्यूटेन टू ऑल है डेक्स्ट्रो, ब्यूटेन टू ऑल डेक्स्ट्रो, और ये है ब्यूटेन टू ऑल लीवो। तो दोस्तों बहुत स्पीड में आपको ये क्वेश्चन का आंसर नोट करना है और इसको समझना है, एग्जैक्टली समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अभी भी कुछ क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर बचे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उन क्वेश्चंस को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कुछ ही टाइम के अंदर आपको मिल जाएगा। डेली आपको वीडियोस मिल रहे हैं, डेली उन वीडियोस से आप प्रॉपर नोट्स तैयार कर लो। उन वीडियोस में बताए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको आप याद करो, उनके आंसर्स याद करो, उनकी प्रैक्टिस करो। मेरा टारगेट है कि हमें स्मार्ट वर्क नहीं, स्मार्टेस्ट वर्क करना है, जिससे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और डेफिनेटली आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है और जो जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इनको रिवाइज करना है। और अगर कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो जहां हेलो एल्केन हेलोरीन्स को हम कंप्लीट करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन आपकी क्वेरीज कमेंट आप कर सकते हो, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।